गाइस, हम सभी इंसानों का माइंड बहुत क्रिएटिव होता है एंड आई एम श्योर कि आपके माइंड में भी कभी न कभी ऐसा बिजनेस आइडिया जरूर आया होगा जो आपके हिसाब से पूरी मार्केट बदल के रख दे। पर बाकी एडिशनल कामों के चलते हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते और हमारा ये रेवोल्यूशनरी आइडिया माइंड की फैक्ट्री में ही पड़ा रह जाता है। किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करते तो कोई और आपको हायर करके आपके सपने को अचीव कर लेगा। बहुत ही कम लोग सैलरी के ट्रैप से बाहर निकलकर अपना खुद का बिजनेस एग्जीक्यूट कर पाते हैं। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि हमारे देश में शुरू होने वाले 90% बिजनेस स्टार्टअप्स अपने इनिशियल 5 इयर्स में ही दम तोड़ देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है? तो गाइज, इसके पीछे का एक बहुत ही सिंपल रीजन है, दैट इज लैक ऑफ कंप्लीट नॉलेज एंड स्टेप वाइज प्लानिंग। एक स्टार्टअप शुरू करना आप मान सकते हैं एक पजल सॉल्व करने जैसा है, जिसमें गलती से भी अगर एक गलत पीस लगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि लोग ये जान पाए कि अगर वो कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं तो कैसे वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जा सकते हैं एंड जो गलतियां 90% लोग कर जाते हैं वो उन गलतियों में न फंस जाएं। यहाँ पर मैं आपको टोटल 9 स्टेप्स का एक कंप्लीट प्लान बताने जा रहा हूँ जो आपको आपके स्टार्टअप की शुरुआत से लेकर एंडिंग तक सारा प्रोसेस समझा देगा। तो चलिए बिना ज्यादा और टाइम लगाए सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। नंबर 1, डिटरमाइन द पेन यू सॉल्व। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बिजनेस क्या है तो इसकी लंबी लंबी डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन अगर एक लाइन में ही इसको डिफाइन किया जाए तो ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करना है। एक कामयाब स्टार्टअप सबसे पहले अपने कस्टमर की नीड को समझता है और फिर उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। अब जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस आइडिया एकदम यूनिक हो जो आज से पहले किसी ने न सोचा हो। वो स्टिल कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस आपको उसके अंदर सिर्फ दूसरों से बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं। एग्जाम्पल देखें तो स्मार्टफोन्स के आने से पहले भी कीपैड वाले मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे और वो सभी कस्टमर्स की नीड को कहीं ना कहीं फुलफिल भी कर रहे थे। पर स्मार्टफोन्स जब आए तो उन्होंने मोबाइल चलाने के एक्सपीरियंस को एनहांस कर दिया और कस्टमर्स को जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा कन्वीनियंस प्रोवाइड किया। एज अ रिजल्ट स्मार्टफोन्स ने बहुत ही आसानी से फीचर्स फोन को रिप्लेस कर दिया। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपके पास कोई एक ऐसा बिजनेस आइडिया होना चाहिए जो आपके कस्टमर की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। नंबर 2, बिल्ड अ बिजनेस प्लान। गाइस, जैसे ही हमारे माइंड के अंदर कोई बिजनेस आइडिया आता है तो हम जल्दी जल्दी उसको एग्जीक्यूट करने की बस होड़ में लग जाते हैं, पर इस जल्दबाजी के चक्कर में हम एट द एंड अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। इसलिए हर आइडिया में जल्दबाजी करने की बजाय आराम से बैठकर बिजनेस प्लान को डेवलप करना एक मच बेटर ऑप्शन है। आप स्टार्टअप के लिए एक अच्छा और अट्रैक्टिव सा नाम सेलेक्ट करो और अपने आप से फिर ये सवाल करो कि आप ये बिजनेस क्यों क्रिएट करना चाहते हो, और अगर यही शुरू करना है तो इसमें आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे। आप अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो उसकी सारी डिटेल्स लिखो, जैसे आपके प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट नीड क्या है, इसे कैसे बनाया या प्रोवाइड किया जाए, पेमेंट प्रोसेस क्या होगा और इसकी मार्केटिंग कैसे होगी। हर एक चीज की आपको डीप में रिसर्च करनी है। ये जरूरी नहीं है कि जो आइडिया आपको रेवोल्यूशनरी लग रहा हो मार्केट में भी उसी की डिमांड हो, बट ये सब रिसर्च अगर आप करोगे तो इन सभी चीजों का आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी इस बिजनेस प्लान में आपका कितना और किस हद तक प्रॉफिट होगा यह आपको जब आप फंडिंग जुटाने के प्रोसेस में लगोगे तभी देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी इन्वेस्टर के पास अपना आइडिया लेकर जाते हो तो एक बिजनेस का प्रॉपर प्लान उसको आपके आइडिया की बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। सिमिलरली, अगर आप लोन के लिए किसी बैंक में जाते हो तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान आपके लोन मिलने के चांसेस को कई गुना तक इंक्रीज कर देगा। नंबर 3, बिल्ड योर मोनेटाइजेशन मॉडल। देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की एक कीमत होती है और जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना पैसा अभी मौजूद ही हो। ऐसे में हमको फंडिंग जुटाने के लिए कई अलग अलग तरह का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। अगर हमको एक छोटे से अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें तो हम अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, पर अगर स्टार्टअप की ऑपरेशनल कॉस्ट हाई होने वाली है तो यहाँ पर हमको इन्वेस्टर्स और बैंक लोन्स का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें आप किसी इन्वेस्टर के सामने अपना बिजनेस प्लान रखते हो और फाइनेंस के बदले में उनको बिजनेस की इक्विटी दे सकते हो। बाकी बात करें बैंक लोन्स की तो इसका इंटरेस्ट रेट हम सभी अच्छे से जानते हैं, काफी हाई होता है। सो कीप दैट इन योर माइंड। इसके अलावा आजकल लोग फंड जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट पर काफी सारी वेबसाइट्स के थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए क्राउड फंडिंग हासिल कर सकते हो, पर इन सभी ऑप्शंस के बावजूद भी इन केस अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए कोई भी फंडिंग नहीं जुटा पाए तो फिर आपका प्लान भी क्या होगा, आपके पास इसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी बिजनेस एक ही दिन में प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता।
हमको अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने में भी काफी टाइम लग जाता है, जिसका एक एस्टिमेट निकाल पाना भी मुश्किल है। इसीलिए बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस पहले से ही कैलकुलेट करके चलो। अगर आप अपने स्टार्टअप की परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से ही करके रख लेते हो तो आप कभी भी अपने पैसे को लूज नहीं करोगे। नंबर 4, चेक ऑल द लीगल मेजर्स। बहुत सारे लोग इस चीज से बेखबर रहते हैं कि एक स्टार्टअप को रन करने के दौरान बहुत से लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं। क्योंकि बिजनेस का ओवरव्यू तो हमको काफी आसान लगता है, लेकिन इसमें कई टेक्निकलिटीज छिपी होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसीलिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में उतारने से पहले अपने सारे लीगल मेजर्स को अच्छे से जान लो। ये मेक श्योर कर लेना कि आपके पास अपने स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों। जैसे आपका बिजनेस टाइप क्या होगा, क्या आप अकेले बिजनेस को ऑन कर रहे हो, पार्टनरशिप में हो या फिर कॉर्पोरेशन से हो। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो बिजनेस वाइज अलग अलग होती हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बिजनेस करते टाइम टैक्स रूल्स पर्सनल इनकम टैक्सेस से काफी डिफरेंट होते हैं। सो इन सभी टैक्स रूल्स को डीप में स्टडी करना आपके लिए जरूरी है और इनकम टैक्स फाइल करने की सारी इन्फॉर्मेशन लेना भी। बोनस टिप में मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अपने स्टार्टअप का इंश्योरेंस जरूर करा लें, क्योंकि ऐसा करके आप फ्यूचर में होने वाले रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। नंबर 5, बिल्ड अ ग्रेट टीम। आप कोई बिजनेस आइडिया तो अकेले सोच सकते हो, पर एक्चुअल बिजनेस अकेले करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कामयाब स्टार्टअप बनाने के लिए एक स्किल्डफुल और डेडिकेटेड टीम की काफी डिमांड होती है। जब आपकी टीम एक साथ यूनिटी में मिलकर काम करेगी तो उसका आउटकम भी बेस्ट होगा, क्योंकि ऐसे में हर इंसान का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही डिफाइन कर दी जाती है, जिसमें सिर्फ किसी एक इंसान के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये याद रखना कि कोई भी इंसान आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके साथ काम नहीं कर रहा है, बल्कि सबके अपने अपने मोटिव्स होते हैं जो उनको पूरे करने होते हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप उन मोटिव्स को भी कंसीडर करो और अर्जेंट रिप्लेसमेंट के लिए हमेशा रेडी रहो। नंबर 6, एस्टैब्लिश अ वर्क प्लेस। गाइज, अगर आप एक फिजिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की सोच रहे हो तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट तो जरूर होने वाली है। बाकी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी आपके पास थोड़ा बहुत वर्क स्पेस होना भी जरूरी है। ऐसे में आपको एक ऐसा वर्क प्लेस सेलेक्ट करना है जो आपके साथ साथ आपकी टीम और आपके वर्कर्स के लिए भी कन्वीनियंट हो, और इन केस अगर उस एनवायरनमेंट में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो सेफली वहां से बाहर निकल पाए, इसका पूरा इंतजाम हो। क्योंकि इन सब चीजों की वजह से बाद में आपके सामने काफी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसके बाद जब आपका छोटा बिजनेस एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए बाकी जमीन भी चाहिए होती है। इस कंडीशन में कई लोग जमीन लीज पर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन होता है। एंड कुछ सालों तक तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा बजट टाइट ही रहेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए जमीन लीज पर लेना ही एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एडिशनली और कमर्शियल स्पेस को मैनेज करने पर गवर्नमेंट हमको कुछ टैक्स डिडक्शन भी देती है। नंबर 7, यूज सोशल मीडिया। आजकल हर इंसान अपना मोस्टली टाइम इंटरनेट पर ही बिताता है। आपके बिजनेस की वेबसाइट, ब्लॉग और सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट फिजिकल है तो उसको सेल करने के लिए आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, एंड डिजिटल प्रोडक्ट के लिए तो आपके साथ एक वेबसाइट ही काम आएगी। नंबर 8, मार्केटिंग एंड बिजनेस ग्रोथ। एक बार जब आप प्रोडक्ट या सर्विस को प्रिपेयर कर लोगे तो अब बारी आती है मार्केटिंग की। याद रखना, शुरू में कस्टमर खुद आपके पास चलकर बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि आपको कस्टमर के सामने खुद के प्रोडक्ट को प्रूव करना होगा कि यही उसके लिए बेस्ट है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत जल्दी आपके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस आ जाएगा। बस आप अपने इनिशियल कस्टमर को सेटिस्फाइड करते जाओ, उनके फीडबैक्स लो और अपने प्रोडक्ट को उसी हिसाब से इम्प्रूव करते जाओ। इससे आपका कस्टमर बेस ऑटोमेटिकली ही आपकी मार्केटिंग करता रहेगा। आपने देखा होगा कि हर बड़ी कंपनी की एप्लीकेशन आपसे रिव्यू या फिर फीडबैक जरूर मांगती है, जिससे जो नए कस्टमर्स उनके पास आए हैं उनको वो पुराने लोगों के रिव्यूज और रेटिंग्स देखकर उन पर आसानी से भरोसा हो जाए। इसीलिए ये ऑप्शन रखना आपके बिजनेस में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भले ही आपका काम ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। बाकी कम टाइम में अगर आप एक बड़ी ऑडियंस ग्रैब करना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए कूपन कोड्स, डिस्काउंट्स, रेफरल बोनस, फ्री सैंपल्स या फिर डेमो भी इसमें आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑफर से कस्टमर्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 9, बी प्रिपेयर्ड टू एडजस्ट। गाइस, बदलाव दुनिया का एक फैक्ट है। हर किसी के काम में बदलाव आते रहते हैं और ये आपके काम में भी आएंगे, बट आपको इन चेंजेस के साथ साथ खुद को एडजस्ट करते रहना इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा ये सोचकर इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना होता है कि आज जो मार्केट की कंडीशन है वो हमेशा नहीं रहने वाली। आज आपका जो कस्टमर है उसको ये खुद को ही पता नहीं है कि फ्यूचर में उसे और किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी।
इसीलिए अपनी टीम में ऐसे क्रिएटिव लोगों को हायर करना जो दूर की सोच रखते हों और इंडस्ट्री में आने वाले फ्यूचर चेंजेस को प्रेडिक्ट कर सकते हों, क्योंकि जो स्टार्टअप्स टाइम के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते वो अल्टीमेटली फेल ही होते हैं। लेकिन हम जिन भी कामयाब ब्रांड्स का नाम सुनते हैं वो कई डेकेड्स और सेंचुरी तक ऐसे ही चलते रहते हैं। रीजन है उनकी एडजस्ट करने की स्किल जो स्टार्टअप में जरूर होनी चाहिए। तो गाइज, ये थी एक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप एक छोटे से बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके उसको एक $1 मिलियन कंपनी बना सकते हो। और हम ये भी जान चुके हैं कि कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल दिक्कतें हैं जो फ्यूचर में आ सकती हैं और आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आज आपको बहुत कुछ अलग जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो इसको उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो इससे कुछ हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।